गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है, एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मतलब हम सब हर दिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अनजाने में ही सही यूपीआई से चाय वाले को पेमेंट करते हैं, या फिर हमारी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, या फिर किसी दफ्तर में अटेंडेंस लगाना, हर जगह डेटा हाँ, जनरेट कुछ ही हो रहा है। सेकंड्स में। बिल्कुल सही कहा। पर्दे के पीछे इस पूरी आधुनिक वित्तीय दुनिया को जो चीज चला रही है वाले हैं वो एक बेहद जटिल और अदृश्य ढांचा है। नाजुक हिस्से इसे से फाइनेंशियल हमारे इंफॉर्मेशन सामने जो सिस्टम रिसर्च या नोट्स एफआईएस और कहा अंश जाता है। सही कहा। वो सिक्योरिंग और द आज की इस डिजिटल गहन चर्चा में फ्रंटियर हम इसी इंफॉर्मेशन ढांचे के अंदर सिस्टम गहराई से कंट्रोल्स झांकने एंड वाले एथिक्स हैं। से लिए एकदम गए हैं। जो कि हम एक ये बहुत ही समझने की कोशिश महत्वपूर्ण करेंगे स्रोत कि है आज के हमारी समय में। वित्तीय हाँ, जानकारी और कैसे इन पेपर्स सुरक्षित को पढ़ने रहती के है। बाद और जब इस सुरक्षा एक में बात तो सेंध तय है लगती है कि तो धोखाधड़ी का मैनेजमेंट कैसा इंफॉर्मेशन खतरनाक जाल सिस्टम्स बिछता यानी है, आम भाषा में ये जिसे भी हम देखेंगे। एमआईएस कहते हैं, यहाँ जो बात उसमें सबसे आकर्षक सिक्योरिटी, है वो कंट्रोल ये और है कि एथिक्स अब एफआईएस सिर्फ आईटी कोई साधारण डिपार्टमेंट का सॉफ्टवेयर नहीं है। दर्द-ए-सर नहीं रह मतलब गए सिर्फ हैं। सर्वर्स असल का में कोई ये अब बंद हर कमरा उस नहीं व्यक्ति है, का राइट? मुद्दा है बिल्कुल नहीं, जिसका ये एक किसी भी डिजिटल वित्तीय संस्था का सही। नर्वस सिस्टम है। तो आज मतलब हमारा उनका मिशन पूरा यही है तंत्रिका कि तंत्र। हम ये समझें कि आखिर जो सारे सेंसिटिव डेटा को इकट्ठा बचाना करता है और process साइबर करता खतरों है। से हाँ। निपटना और फिर इतना उसे उलझा इस हुआ तरह क्यों से है, पेश करता और है साथ ही जिससे बड़े नैतिक और वित्तीय कानूनी फैसले नियम लिए जा मानना सकें। क्यों जरूरी जब हो तक गया ये है। देखिए, ये सिस्टम सच में सही एक से काम ऐसी कर रहा पहेली है है जिसके तब टुकड़े तक सब कुछ लगातार बहुत बदलते रहते सामान्य हैं। लगता है। लेकिन पेपर्स में सोचिए, शुरुआत में इस ही सिस्टम के concept अंदर पर जो बहुत डेटा जोर दिया जैसे गया है। क्रेडिट कार्ड और नंबर वो या है बैंक बैलेंस pervasive nature of data। और लोगों की pervasive निवेश की nature जानकारी भी, मतलब वो डेटा सब का हर हैकर्स जगह और होना। जालसाजों के सही लिए पकड़ा। किसी सोने की इसका खदान सीधा से सा कम मतलब नहीं ये है। है कि सोने की डेटा खदान किसी एक बिल्कुल सर्वर सही रूम के शब्द कोने है। में बंद इसीलिए नहीं इन है। प्रणालियों की ये क्लाउड में सत्यनिष्ठा है, और कर्मचारियों के सुरक्षा लैपटॉप्स सिर्फ में किसी है आईटी और विभाग का सप्लाई चेन सिरदर्द के नहीं हर है। हिस्से में बह ये रहा पूरी है। एक अर्थव्यवस्था तरह के से टिके हर रहने की आधुनिक सबसे संस्था अहम की शर्त है। आत्मा तो अब उसका चलिए डेटा ही इस है। सोने की बिल्कुल। खदान की और सुरक्षा की जहां बात इतना करते हैं। कीमती खजाना अगर हम होगा, रोजमर्रा वहां के उसको नजरिए से लूटने वाले सोचें या नुकसान तो पहुंचाने डेटा वाले खतरे हैक तो होने होंगे या ही। डेटा सिक्योरिटी ब्रीच की इसीलिए खबरें इंफॉर्मेशन आजकल बहुत सिस्टम्स को आम हो सिर्फ गई हैं, चलाना बहुत काफी ज्यादा नहीं हो गई हैं। है ना? उनको साइबर तो थ्रेट्स के ये खिलाफ एक हैकर्स मजबूत आखिर ढाल अंदर देना घुसते और कैसे कानूनी हैं? दायरों में अगर रखना सुरक्षा सबसे इतनी बड़ी चुनौती अहम बन चुका है है। चलिए कमियां इसको थोड़ा कहाँ रह विस्तार से जाती हैं? समझते हैं। मैं बस यही खजाने सोच और रही थी। लूटने वालों की इस सबसे बात बड़ी से कमी मुझे अक्सर इन नोट्स का सबसे वो हिस्सा बुनियादी याद आ जगह रहा पर है होती है। जहाँ सबसे बड़े टेक्निकल खतरों का जिक्र है। प्रमाणीकरण या डेटा ब्रीचेस और ऑथेंटिकेशन। अनऑथोराइज्ड अच्छा, एक्सेस वाला हिस्सा। मतलब वही सिस्टम में लॉगिन पहला करने नाम के जो तरीके में सामने आता हाँ, है वो कई डेटा बार ब्रीचेस सिस्टम ही है। कितने भी अब अत्याधुनिक इसको क्यों पढ़कर ना हो, ऐसा लगता है अगर जैसे उनमें किसी ने लॉगिन बैंक के करने वॉल्ट का का दरवाजा तरीका ही खुला कमजोर छोड़ है, दिया तो हो। सब बेकार इन है। पेपर्स में लोग लिखा आज भी है बहुत कि आसान डेटा पासवर्ड्स ब्रीचेस रखते अक्सर हैं। कुछ बुनियादी बिल्कुल। कमजोरियों और का इसके फायदा अलावा उठाते डेटा हैं, एन्क्रिप्शन जैसे की कि कमी वीक एक बहुत ऑथेंटिकेशन। बड़ा मुद्दा यानी है। अगर encryption किसी सिस्टम का लॉक यानी ही आम सा हो जानकारी को तो एक कोई भी ऐसे अंदर घुस कोड सकता में है। बदल देना हाँ, जिससे और बिना इसके सही अलावा चाबी के पढ़ा ना जा सके। सॉफ्टवेयर एकदम वल्नरेबिलिटीज सही। यानी अगर डेटा कोडिंग की encrypted ऐसी नहीं है, गलतियां तो जो हैकर अगर हैकर्स सिस्टम में को घुस एक भी छुपा जाए हुआ तो रास्ता उसे दे सब देती कुछ एक हैं। खुली किताब की जब तरह ये मिल जाता है। सेंसिटिव डेटा बाप गलत रे। हाथों में और फिर पड़ता होती है हैं तो सॉफ्टवेयर की अपनी संस्था को कमियां, सिर्फ जिन्हें फाइनेंशियल हम नुकसान तकनीकी नहीं भाषा झेलना में पड़ता उनकी bugs साख या भी खराब होती है। वल्नरेबिलिटीज कहते बिल्कुल। हैं। बरसों हैकर्स की हमेशा कमाई इन हुई कमजोर साख कड़ियों की पल तलाश भर में में रहते मिट्टी हैं। में मिल मतलब जाती ये है। कुछ ऐसा हुआ कि लेकिन मैं ये आपने अपनी सोच रही थी कि जिंदगी भर आखिर की ये कमाई वीक लिंक एक सिस्टम में रह बेहद कैसे जाते हैं। मजबूत और यहाँ जो महंगी बात
तिजोरी में तो ज्यादा हैरान करने वाली है, लेकिन उस तिजोरी वो ये है कि ये खतरे हमेशा किसी बहुत ही सोफिस्टिकेटेड या हाईटेक हैकर की वजह से नहीं आते। खिड़की खुली छोड़ दी तो फिर किस वजह से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है? एक संस्था की बुनियादी लापरवाहियों को दर्शाता है। क्या सारा खतरा जब हम साइबर अटैक्स की बात करते हैं, जिनमें मैलवेयर, रैंसमवेयर और बाहरी हैकर्स तो सिर्फ आधी का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि सिस्टम के अंदर खामियां कितनी और कई बार सबसे खतरनाक समस्या अंदर से शुरू होती है। डेटा को लॉक कर देता है और पैसे मांगता है। मानवीय धोखाधड़ी से अलग करके नहीं देखा जा सकता। धोखेभरी ईमेल के जरिए किसी कर्मचारी से उसका पासवर्ड संगठन की अंदरूनी सुरक्षा और नियंत्रण कमजोर होते हैं, क्योंकि तो गबन, साइबर जालसाजी और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं। इसकी 3 बड़ी वजह भी तो बताई गई हैं। का पृथक्करण या सेग्रीगेशन कर्मचारियों की ट्रेनिंग कहा जाता है। कर्तव्यों का पृथक्करण, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है। प्रोटोकॉल्स का इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। दरवाजा मजबूत है, इसका असल मतलब क्या है? बैठे शख्स आसान भाषा में समझे छोड़ दिए कामों का बंटवारा क्या ही कर लेगा। मान लीजिए बड़ी एक ऑफिस सटीक बात कही। ठीक है, इसका मतलब बाहर के खतरों से ज्यादा डरने की जरूरत अंदर की तैयारी न होने से है। और वही व्यक्ति एक पुराना सॉफ्टवेयर रजिस्टर भी मेंटेन कर रहा है या अनजान लिंक पर क्लिक कर देना। वो व्यक्ति जब चाहे को डुबा सकता है, बिल बनाकर खुद ही पास कर लेगा और पैसे अपनी जेब में डाल लेगा। एक और टेक्निकल किसी को पता ही नहीं चलेगा, डिटेल में चेक करने वाला भी वही है, जहाँ किसी हैकर की जरूरत ही नहीं होती। और वो है डेटा लॉस या डेटा करप्शन। जिसका मतलब है नहीं होनी चाहिए। डेटा का हमेशा के लिए खो जाना, लेन देन को शुरू करने से लेकर उसे खत्म करने तक का सारा काम हार्डवेयर का फेल होना, सॉफ्टवेयर में अचानक एरर आना या फिर किसी के गलत इरादे से फाइल्स को डिलीट कर देना शामिल है। यहाँ कुछ टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, मतलब 2 या 2 से अधिक कर्मचारी मिलकर फ्रॉड करने का फैशन, रिडंडेंसी मेजर्स और पुअर डेटा गवर्नेंस। बहुत मुश्किल। अब इन भारी शब्दों को थोड़ा आसान भाषा में तोड़कर देखने की जरूरत है। अक्सर जब हम किसी बड़े फ्रॉड या हैकिंग की बात सुनते हैं तो दिमाग में किसी अंधेरे कमरे में बैठे एक हुडी पहने हुए अनजान हैकर की छवि उभरती है, एक बैकअप प्लान की तरह। बहुत ज्यादा दिखाया जाता है। अगर एक सर्वर अचानक जल जाए, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है बैकअप के तौर पर एक और सर्वर तुरंत शुरू होने के लिए तैयार है। अक्सर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है, जिसे हम डेटा गवर्नेंस का क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब करोड़ों रुपए की साइबर सिक्योरिटी लगाने के बाद भी सबसे बड़ा रिस्क उस कर्मचारी से है जो सिस्टम के अंदर बैठकर काम कर रहा है और उसका बैकअप दिन में कितनी बार लिया जाएगा। और इसे समझना बहुत जरूरी है। जब ये रूल बुक ढीली होती है तब क्या होता है? तब डेटा लॉस का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अंदरूनी कर्मचारी लोगों का इसको सीरियसली ना लेना बहुत भारी पड़ता है। उसे हैक करने की जरूरत ही नहीं है। सही कहा, संस्था का कामकाज पूरी तरह ठप पड़ जाता है। संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की अनुमति मिली भी है। और ऐसी कोई कर्मचारी विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल करता है तो वो आसानी से वित्तीय रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर सकता है। और यह सिर्फ पैसे चुराने के बारे में नहीं है, अपने खुद के घर को व्यवस्थित रखने का भी है। एथिकल डिलेमा का रूप ले लेता है। जब हम आगे बढ़ते हैं, डिलेमा तो चर्चा मतलब कोई कर्मचारी बिना पैसे चुराए भी फ्रॉड कर सकता है। वो कैसे? कंप्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स वाला सेक्शन 3 का टारगेट पूरा करने का कुछ ऐसे एब्रिविएशंस का जिक्र है टारगेट पूरा न होने पर उसकी नौकरी जा सकती है के शब्द या कंपनी के शेयर गिर सकते हैं। जीडीपीआर, हिपा और पीसीआई करके कंपनी के नुकसान को छिपाने की कोशिश कर सकता है। नियमों का पालन करना जिंदगी और मौत के सवाल जैसा बताया गया है। तौर पर पैसे नहीं चुराए, वजह बहुत साफ है। निवेशकों को इसलिए बनाए गए हैं ताकि आम लोगों की प्राइवेसी को एक शील्ड मिल सके। बड़े परिप्रेक्ष्य से यूरोप का जीडीपीआर ये जिसका मकसद ये तय करना है कि कोई भी कंपनी लोगों की ऑनलाइन जानकारी को बिना उनकी मर्जी के स्टोर नहीं कर सकती और न ही तरह चकनाचूर कर देती है, जिस पर पूरी वित्तीय व्यवस्था टिकी आमतौर पर मेडिकल फील्ड में लागू होता है। अगर लोगों को ये लगने लगे कि बीमारी, बैंक या अस्पताल के रिकॉर्ड्स किसी गलत हाथों में भी वहाँ अपना पैसा नहीं रखेगा। पीसीआई डीएस में डरावना है, कार्ड्स के लिए मतलब सिस्टम को बाहर वालों से तो बचाना ही है, अंदर वालों पर भी नजर रखनी है। या दुकान और शायद भरोसे की इसी नींव को बचाए रखने के लिए चोरी न हो। इतने सारे नियम और कानून बनाए गए हैं। लिखा है कि इन नियमों का पालन न करना यानी नॉन कंप्लायंस बहुत ही भारी भरकम नाम सामने आते हैं, जैसे सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट, फाइन जिसे SOX कहा जाता है, सैकड़ों करोड़ और इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यानी और सबसे बड़ी बात और भारत में सेबी के नियम हमेशा के लिए एक आम इंसान के लिए ये सिर्फ लीगल कागजातों का ढेर लग सकते हैं। आखिर इन नियमों का असल काम क्या है? सबसे बड़ी कागजी शेयर नहीं है, दोनों बन चुका है। ये तो वही बात हुई कि अगर सड़क पर गाड़ी चलानी है तो ट्रैफिक रूल्स मानने ही पड़ेंगे, वरना चालान तो कटेगा ही और एक्सीडेंट का डर जिम्मेदार बना दिया। मतलब सीईओ लेकिन जब हम रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर ही रहे हैं तो इन नोट्स में एक बहुत ही चौंकाने वाला सेक्शन
इन्फॉर्मेशन है। एकदम सही है। तो अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो वो ये नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था, अभी नीचे के कर्मचारियों ने किया होगा, बाहर का दुश्मन मान रहे थे, वो दरअसल दफ्तर के अंदर बैठे लोगों की अलग-अलग देशों के नियमों का फायदा उठाकर सिक्योरिटी की दुनिया का सबसे बड़ा न छिपा सके। इसमें दो तरह की स्थितियां और भारत में यही काम वो जहां कोई कर्मचारी जानबूझकर अपने एक्सेस का फायदा उठाता है। एक और एंगल है जिसका जिक्र करना डेटा बेचने के लिए या कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत अहम बिंदु है। और दूसरा आज के समय में डेटा को नया तेल कहा जाता है। किसी ऐसे फोल्डर को ओपन छोड़ देना जिसमें सेंसिटिव जानकारी हो या अपना लॉगिन पासवर्ड किसी और को दे देना। इसे बचाने के लिए क्या हो रहा है? यही पर भारत के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसे कानूनों को कड़ी तरह से लागू करना। वित्तीय डेटा को सिर्फ चोरों से ही नहीं बचाना है, बल्कि उसे उतना ही करना है कि कंपनियां बिना ग्राहकों की अनुमति के जहां एम्प्लॉइज के किसी और को न बेचें। अनुपालन या कंप्लायंस का मतलब शायद वही ट्रेनिंग होगी जिसका पहले जिक्र हुआ था, बल्कि ग्राहकों की निजता का सम्मान करना भी है। अगर कोई लोग खुद समझेंगे नहीं कि उनकी एक छोटी सी गलती कितना बड़ा ब्रीच ला सकती है, जुर्माना ही नहीं लगता, तब तक कोई भी सॉफ्टवेयर उन्हें बचा नहीं सकता, हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती है। हम टेक्निकल फायरवॉल्स के साथ-साथ ह्यूमन फायरवॉल्स बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल यहाँ उठता है, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें विषय की वास्तविक घटना को देखना होगा। इन सोर्सेज में और जब भारत में बैंकिंग फ्रॉड की बात आती है, तो पंजाब नेशनल बैंक या अध्याय भी घोटाले से बड़ा जब हम कोई उदाहरण नहीं हो सकता। हैकिंग और कानून की बात करते हैं तो नैतिकता बीच में कहाँ से आ जाती है? ये किसी हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जैसी लगती है। हाँ, कुछ कर्मचारियों ने सिस्टम को इस तरह चकमा दिया कि सालों तक और किसी को कान खबर नहीं जैसे भारी मुद्दों का जिक्र है। के केंद्र में क्या कानून का पालन करना अपने आप में नैतिक होने का सबूत नहीं है? ये LOU आखिर क्या बला है और इसके जरिए इतना बड़ा खेल कैसे हो गया? कानून हमें ये बताता है कि हम गारंटी कार्ड या ब्लैंक चेक समझ सकते हैं, लेकिन नैतिकता ये तय करती है कि हमें क्या मान लीजिए आपको विदेश में एक उदाहरण से समझते हैं इसको। लेकिन मान लीजिए कंपनी लीगली किसी का तो मेरा बैंक मेरी गारंटी लेगा। हाँ, बहुत छोटा सा आपका बैंक आपको एक LOU जिसे लोग बिना पढ़े क्लिक जो विदेश में बैठे कानूनी तौर पर वो बच जाएंगे, ये गारंटी देता है। लेकिन नैतिक तौर पर वो लोगों के डेटा को छुपाकर कलेक्ट कर रहे हैं और इसके आधार पर विदेशी बैंक मुझे करोड़ों का लोन दे देगा। इन्फॉर्मेशन घोटाले में यही LOU ट्रांसपेरेंसी का कल्चर होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बैंक से करोड़ों की गारंटी जारी हो जाए और बैंक के मुख्य सिस्टम को पता ही न चले, ऐसा कैसे? डेटा हैंडलिंग में क्या वहाँ कोई मॉनिटरिंग रिस्पांसिबिलिटी का होना किसी भी कंप्लायंस सर्टिफिकेट से ज्यादा बड़ा शील्ड है। वे सारी कमियां एक साथ मौजूद थी जिनकी हमने अभी तक चर्चा रखना ही होगा। सबसे पहली बात, कर्तव्यों का पृथक्करण पूरी तरह से गायब था। ये थ्योरी और फिलॉसफी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब इसको जमीन पर उतारा जाता है तो चीजें कितनी उलझ सकती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत कुछ निचले स्तर के कर्मचारियों ने बाहरी लोगों के साथ हाथ मिला लिया था। आधार वाली की स्टडी और सबसे यहाँ बड़ी मुद्दा तकनीकी सच में चूक बहुत दिलचस्प हो बैंक जाता के है, दो क्योंकि अलग-अलग हम बात सिस्टम्स कर का रहे हैं आपस में भारत बात के न करना। बायोमेट्रिक आइडेंटिटी सिस्टम आपस में बात नहीं कर रहे थे। इसका क्या मतलब? ऐसी देखिए, परियोजना अंतर्राष्ट्रीय जिसने स्तर पर 1 जब अरब बैंक एक से दूसरे को ज्यादा संदेश लोगों भेजते को हैं, एक जैसे कि डिजिटल गारंटी, पहचान दी। तो वे एक इन नोट्स विशेष के नेटवर्क का मुताबिक इस्तेमाल करते हैं MIS जिसे की स्विफ्ट दुनिया में कहते हैं। सिक्योरिटी, आप कंट्रोल, इसे बैंकों का कानून अपना और अत्यधिक एथिक्स के सुरक्षित जितने भी WhatsApp मान पेज हो सकते हैं। सकते हैं, वो सब आधार के बैंक इस का अपना केस आंतरिक स्टडी में सॉफ्टवेयर होता है एक जहां साथ सारे देखने को खातों का मिलते हिसाब हैं। रखा जाता है। ये केस स्टडी अपने आप में एक लेबोरेटरी की तरह CBS है। कहते हैं। तो अगर इन नियम ये डॉक्यूमेंट्स के होगा तथ्यों पर कि नजर जब डालें भी स्विफ्ट तो से कोई आधार को गारंटी बनाते वक्त भेजी इसका जाए मुख्य उद्देश्य तो बहुत उसकी सीधा एंट्री था, सरकारी CBS में योजनाओं भी का होनी फायदा चाहिए। सीधे सही इंसान तो तक क्या पहुंचाना PNB के और उन फ्रॉड को खत्म कर्मचारियों करना। ने जो कि एक अच्छी संदेश तो हाँ। भेज दिए, लेकिन जब आप उसे इतने बड़े बैंक के पैमाने पर मुख्य डेटाबेस रजिस्टर बनाते यानी हैं CBS जिसमें में लोगों दर्ज ही के नहीं किया। नाम पते के साथ साथ उन्होंने यही फिंगरप्रिंट्स वे स्विफ्ट नेटवर्क पर लॉगिन करते, विदेशी बैंकों को करोड़ों के फर्जी LOU भेज देते। दुनिया भर के क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स के CBS लिए के एक साथ हनीपॉट स्विफ्ट बन का जाता कोई है। ऑटोमेटिक इसी लिंक वजह नहीं से था, खतरा भी बढ़ इसलिए जाता है। मुख्य बिल्कुल। सिस्टम में इन उसकी नोट्स में से एंट्री कई होती इंसिडेंट्स ही का नहीं जिक्र थी, किया गया है बैंक के जैसे बड़े sensitive अधिकारियों data तक और ऑडिटर्स को लगा कि सब कुछ ठीक है, खबरें आई। क्योंकि उनके इन कोर घटनाओं ने बैंकिंग सिस्टम में तो वो identity theft हजारों यानी करोड़ का पहचान लोन कहीं चोरी दिख ही होने नहीं का रहा एक था। नया डर ये पैदा कर एक दिया। भयानक और इसमें सबसे insider नाजुक threat का कड़ी मामला था, बायोमेट्रिक जहां डेटा सिस्टम की प्रोटेक्शन एक की है। तकनीकी खामी एक का आम फायदा उठाया डेटाबेस गया। में नाम या मानवीय पासवर्ड लालच ने पूरी बैंकिंग व्यवस्था को हिला लेकिन कर जब रख दिया। बायोमेट्रिक डिटेल्स की बात आती है भेजकर तो चुनौतियों की गारंटी दे रहे थे, सही बात है। लेकिन सोर्स घर के मटेरियल मुख्य स्ट्रिक्टली रजिस्टर में बताता कुछ है लिखा ही नहीं जा रहा था। और ऑथेंटिकेशन ये खेल प्रोसेस के 1-2 दिन दौरान नहीं बल्कि जो कई सालों तक वल्नरेबिलिटीज चलता देखी रहा। गई, इसका या असर जिस भी तरह बहुत से थर्ड भयानक पार्टी हुआ। एजेंसीज इस ने एक डेटा घटना ने हैंडल दिखा किया दिया कि उसने कैसे लोगों कुछ के कर्मचारियों की बायोलॉजिकल डेटा को अनैतिकता रिस्क में डाल पूरे दिया। बैंकिंग इसने
ये साबित किया कि इतने बड़े पैमाने पर बायोमेट्रिक डेटा इस घोटाले के बाद तो किया जा सकता है, को गहरी पर नींद उसे से जागना हर ही एक पड़ा। एंड पॉइंट पर सुरक्षित बैंक और सेबी को तुरंत सख्त कदम उठाने पड़े होंगे जैसा है। बिल्कुल, और इस घटना ने पूरे सिस्टम में मौजूद अंधेरे कोनों को उजागर कर दिया। रेगुलेटरी पहाड़ सबसे पहला काम ये किया गया कि स्विफ्ट आधार पर कोर बैंकिंग सिस्टम को आपस में जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया। अब कोई भी संदेश बिना मुख्य सिस्टम में दर्ज हुए बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल को कारगर बनाया कर दिया गया। उन फर्जी नामों को हटाया जो पिछले कई सालों से सरकारी पैसा खा रहे थे। इस मामले ने ये साबित कर दिया कि सिर्फ नियम किताबों में लिख देने से कुछ नहीं होता। उन्हें लागू करने के लिए मजबूत एनक्रिप्शन, लेकिन दूसरी तरफ एक्सेस नियंत्रण और 24 घंटे चलने वाली लगातार मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। यानी कानूनी सुरक्षा की क्या मतलब है? अगर हम इन सभी बातों का सार निकालें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि कोई भी वित्तीय प्रणाली या सॉफ्टवेयर तो उसके पास ही मजबूत होता है जितने की उसे चलाने वाले डेटा प्रोटेक्शन कानून का और उसके पीछे की नीतियां। ये सिर्फ एक पीएनबी घोटाला का मुद्दा नहीं, बैंक की विफलता नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालतों में प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट्स की बहस बन गया। और इसी बहस के बीच से वो नैतिक सवाल यानी एथिकल इम्प्लीकेशंस निकल कर आते हैं जिनकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। मिश्रण तैयार करती है जो आधार से जुड़ी जिन चिंताओं का जिक्र है, भारी नुकसान से बड़ा सवाल और यही कारण है कि ये समझना हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है बहुत बड़ा जो आज के दौर में बैंकिंग सिस्टम मुद्दा ही उठा कि अगर जरूरी सेवाएं मान लेते हैं कि क्योंकि हमारे फोन में पासवर्ड लगा है तो हमारा पैसा सुरक्षित है, लेकिन पर्दे के पीछे इस डेटा की सुरक्षा निजता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ी अगर कोई अपना बायोमेट्रिक डेटा नहीं देना सुरक्षा कोई ऐसा तो क्या उसे बुनियादी सेवाओं से बाहर कर दिया काम हो गया। ये सच में एक बड़ा नैतिक धर्म संकट है। उसके अलावा एक और बड़ा डर जो इन डॉक्यूमेंट्स में बार-बार हाईलाइट किया गया है मजबूत व्यावसायिक नैतिकता का होना यानी बड़े पैमाने पर निगरानी का तकनीक, नियम और नैतिकता इन तीनों का तालमेल ही वो सुरक्षा कवच है जो हमारे वित्तीय तंत्र को सुरक्षित रख सकता है। आज के इस विश्लेषण ने वाकई यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि एक सुरक्षित दिखने वाली प्रणाली के भीतर भी सेंट्रल रिकॉर्ड गहराई और कितनी कमजोरियां और इसके उल्टे पक्ष में अब जब हम इस चर्चा के अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। ये सेंट्रलाइजेशन जब हम इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं हमारा उद्देश्य यहाँ किसी धोखाधड़ी को सही या गलत ठहराना आज हमें एनक्रिप्शन इन रिसर्च पेपर्स के उस निचोड़ को समझना है और कर्मचारियों की हर गतिविधि की लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ रही है। तो नैतिक सवाल हर लॉगिन रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्या पूर्ण वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने की कीमत यह है कि हमें कार्यस्थलों पर भरोसे की अवधारणा को पूरी तरह से खत्म कर देना होगा? चर्चा में अब तक बटोरी गई सारी जानकारी को एक जगह रखें मानव स्वभाव की नैतिक कमजोरियों का स्थायी और सच्चा विकल्प बन सकती है। इन्फॉर्मेशन ये सच में एक ऐसा सवाल है जो गहरे विचार की मांग करता है। आईटी इंजीनियर और अकेला भरोसे के बीच का ये टकराव आने वाले समय में अब बोर्डरूम दुनिया की सबसे बड़ी बहस बनने वाला मुद्दा है। और इसी सवाल के साथ नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी और आजादी का विचारणीय बिंदु जिसका डेटा हम आज की विस्तृत चर्चा को यही विराम देते हैं। चाहे ज्ञान और विश्लेषण का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। मतलब हम सब हर दिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, टैक्स को न्योता देते हैं, यूपीआई से चाय वाले को पेमेंट करते हैं, डेटाबेस या फिर हमारी सैलरी बैंक अकाउंट में क्रेडिट के दरवाजे खोलता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। बात का सबूत कुछ ही सेकंड डिजिटल दुनिया में हमारे के पीछे इस पूरी आधुनिक वित्तीय दुनिया परिणाम चीज चला रही है वो एक बेहद जटिल और अदृश्य ढांचा है। इसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या FIS कहा जाता है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी ढांचे के अंदर गहराई सॉफ्टवेयर अपडेट्स और एकदम एन्क्रिप्शन हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी वित्तीय जानकारी कैसे सुरक्षित रहती है और जब इस सुरक्षा में सेंध लगती है तो धोखाधड़ी का कैसा खतरनाक जाल बिछता है। और ये बुनियादी सोच से यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि FIS कोई साधारण सॉफ्टवेयर नहीं है। मतलब सिर्फ सर्वर्स का कोई बंद कमरा नहीं है, राइट? बिल्कुल नहीं। ये किसी भी वित्तीय संस्था का नर्वस सिस्टम है। मतलब उनका पूरा तंत्रिका मजबूत गवर्नेंस और नैतिक फ्रेमवर्क ना खड़ा हो और सोच को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर एक आखिरी सवाल करता है जो हर किसी को सोचना चाहिए, फैसले लिए जा सके। एक आम डिजिटल सिस्टम में जब सिक्योरिटी सही से काम कर रहा है किसी का पासवर्ड चोरी हो जाता है बहुत सामान्य लगता है। लेकिन सोचिए इस सिस्टम के अंदर जो डेटा है जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर या बैंक बैलेंस
पासवर्ड बदलना आसान है। लेकिन जब बात बायोमेट्रिक डेटा की हैकर्स और जालसाजों के लिए किसी सोने की खदान से कम नहीं है। आइरिस स्कैन की खदान जो एक इंसान की बायोलॉजिकल इसीलिए पहचान प्रणालियों की सत्यनिष्ठा और किसी दिन वो सुरक्षा डेटाबेस सिर्फ किसी कॉम्प्रोमाइज हो IT जाए विभाग का तो सिरदर्द उन नहीं है। बायोमेट्रिक्स को कैसे ये पूरी रीसेट किया जा अर्थव्यवस्था के सकता टिके है? रहने की सबसे इंसान अहम अपनी शर्त है। उंगलियों के निशान तो नहीं बदल सकता। सोने की खदान की सुरक्षा की उलझन है, एक ऐसा धर्म संकट है जिस पर आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी, कानून और नैतिकता तीनों को मिलकर बहुत गहराई से सोचना होगा। ये हैकर्स इस गहरी चर्चा में इतना ही। इन डिजिटल सवालों पर विचार करते रहिए और नए रास्ते खोजते रहिए। हमारी आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है।